सर ने आज 3 प्रमुख चिंताओं पर हम लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। सर्वप्रथम पर्यावरण, मानव मूल्य एवं अलगाववाद। आपने सही कहा कि जो अलगाववाद है वह राष्ट्रीय समस्या और हमारी सरकारें उसके बेहतर ढंग से निपटने में सक्षम है और समय समय पर उचित कार्रवाई करती रहती हैं। लेकिन पर्यावरण एवं मानव मूल्य ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कि हम लोगों को स्वतः कार्य करने की क्षमता है और हम लोग एक दूसरे को प्रेरित कर सकते हैं और इस क्षेत्र में आगे बढ़ कर के काम कर सकते हैं। धन्यवाद सर। इसी के कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अलकेश्वरी मैडम को आमंत्रित करता हूं कि आप मैडम आएँ और अपने वक्तव्य से हम लोगों को लाभान्वित करें। ये साड़ी का आगे वॉइस इधर लगा धन्यवाद संजय जी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में यहाँ हमारे बीच उपस्थित महाविद्यालय परिवार के समस्त सम्मानित शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिका बहनें, यहाँ उपस्थित तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के सभी सहयोगी सदस्यगण तथा मेरे प्रिय बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज का दिन एक ऐसा दिन है जिसे पूरा राष्ट्र एक साथ मिलकर राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाता है। आज इस अवसर पर सर्वप्रथम इस 42 क्षेत्र में शिक्षा की मशाल प्रज्वलित करने वाले इस संस्था के संस्थापक स्वर्गीय ठाकुर समर बहादुर सिंह जी के प्रति हृदय से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। उन्हें शत शत नमन करती हूँ। आज़ादी का मतलब पिंजरे में बंद पंछी से बेहतर कोई नहीं जानता। आज़ादी का मतलब किसी कैदी की आंखों में देखिए तो समझ में आएगा। आज भी अगर आपके समाज में, परिवार में, गांव में कोई 100 साल का वृद्ध अगर है तो उससे जाकर उस समय के गुलामी की बात करिए तो गुलामी का जो दंश है वो उसकी आंखों में स्पष्ट आपको दिखाई देने लगेगा। उसकी पीड़ा आपको ज़रूर महसूस होगी। इस पीड़ा से आज़ादी दिलाने में हम लोगों को जिन वीर सपूतों ने, जिन शहीदों ने, जिन क्रांतिकारियों ने, जिन देशभक्तों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी, आज इस अवसर पर मैं उनको शत शत नमन करते हुए हृदय से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है हम सभी के लिए। आज इतिहास के प्रति श्रद्धा समर्पित करते हुए भविष्य के लिए संकल्पित होने का दिन है। आज तीनों सेनाओं, जल, थल, नभ, तीनों सेनाओं के वीर सपूतों को जो -50 डिग्री हो या +50 डिग्री हो, जाड़ा, गर्मी, बरसात, हर समय सीमा पर प्रहरी की भांति डटे हुए हैं, तब कहीं जाकर हम अपने अपने घरों में सुरक्षित और संरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनको आज इस अवसर पर मैं प्रणाम करती हूँ, सम्मान देती हूँ। ये हम सभी के लिए बहुत सुखद बात है कि विगत कुछ समय से महाविद्यालय परिसर में कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को मिला है। सत्र 24-25 से ही पूरे महाविद्यालय में कुछ उठापटक हुई, परिस्थितियां बनी, बिगड़ी, लेकिन धीरे धीरे सामान्य होती चली गई और इस 82 महाविद्यालय परिवार के सबसे वरिष्ठतम सदस्य होने के नाते और प्रशासनिक पद का उत्तरदायित्व निर्वहन करने के नाते मैंने, चाहे वो हमारा शिक्षक हो, शिक्षणेतर कार्मिक हो, सबको एक साथ जोड़कर एक साथ लेकर चलने का प्रयास किया है। मैंने पूरी कोशिश की है पिछले 2 वर्षों में कि मैं आप लोगों के मन को समझ पाऊँ और आप लोगों को पढ़ सकूँ। लेकिन सबसे कठिन जो काम है, जीवन का सबसे कठिन रहस्य है ये मनुष्य की प्रकृति को समझना। मनुष्य, अभी हमारे यहाँ एक वरिष्ठतम सदस्य आए थे, हम लोग ऑफिस में बैठे तो उन्होंने कहा दुनिया का सबसे कठिन काम है मनुष्य को समझना। आज मुझे वो बात याद आई, इसलिए मैंने उसका जिक्र किया। ये प्रकृति होती है मनुष्य की। अभी मैं किसी व्यक्ति को जानवर कह दूँ तो नाराज़ हो जाएगा
और उसी व्यक्ति को शेर कह दूँ तो प्रसन्न हो जाएगा। ये शेर और जानवर के बीच का जो फर्क है वो सिर्फ कृत्य का है। ये कृत्य है जो इंसान को जमीन पर से उठाकर सर्वोत्तम विकास की ऊंचाई तक पहुंचा सकता है, और ये कृत्य ही है कि ऊंचाई पर बैठे हुए व्यक्ति को धड़ाम से नीचे गिरा देता है, क्योंकि कर्म वापस लौट कर ही आता है। हम आपस में चाहे जो कर लें, कार्मिक दंश हम ही को झेलना पड़ेगा, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो। एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों के बीच कहना चाहती हूँ। क्योंकि मेरे सहयोगी बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं, सतत संस्था को विकास के पथ पर आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विसंगतियाँ अभी बाकी हैं, इसलिए मुझे ये उदाहरण देना पड़ता है। एक वृद्ध आदमी, उसकी जीविकोपार्जन का साधन था कि वो मछली पकड़ता था और मछली ले जाकर मार्केट में बेच के उसी से अपने जीवन के निर्वाह के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज और वगैरह सब खरीदता था। एक दिन वो मछली पकड़कर घर जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी एक गाड़ी से एक व्यक्ति उतरा, 40-45 साल का युवा प्रौढ़। वो उतरते हैं, उसने उससे मछली मांगी, उसने देने से मना किया कि आप मेरी मछली मत लीजिए, ये मेरे परिवार के जीवन का साधन है। उसने ज़बरदस्ती अपना प्रभुत्व दिखाते हुए मछली उसके हाथ से छीनी, और छीना झपटी में मछली ने जरा सा उसकी उंगली में काट लिया। उसने हाथ पोंछा, मछली ली, चला गया। अपने दोस्तों के साथ मिलकर मछली पार्टी की। समय बीत गया, 2-4 महीना जब बीत गया, उसके बाद उस व्यक्ति को जहाँ मछली ने काटा था वहाँ दर्द महसूस हुआ। डॉक्टर के पास गया, उंगली दिखाई, डॉक्टर ने चीरा लगाया, वहाँ मवाद निकाला, पट्टी बांध दी, 1 हफ्ते की दवाई दे दिया, छोड़ दिया उसको कि जाइए घर, नहीं आराम होगा तब बताइएगा। फिर वो चला गया, उसे आराम नहीं हुआ। 1 हफ्ते बाद पुनः आया, उसने उंगली दिखाई, डॉक्टर ने कहा बहुत गलत हो गया, आपकी उंगली का मवाद जहर का रूप ले रहा, आपको ये उंगली कटवानी पड़ेगी। उसने उंगली कटवा दी, मरता क्या न करता। उंगली कट गई, फिर उंगली तक यहाँ कलाई पे पट्टी लग गई। फिर वो 1 सप्ताह बाद लौट के आया कि मुझे आराम नहीं है, ये दर्द बढ़ता ही जा रहा है। तो डॉक्टर ने कहा अब तो कलाई काटनी पड़ेगी क्योंकि जहर फैल रहा है। फिर वो चला गया दवा लेकर, 1 सप्ताह बाद पुनः लौट कर आया। ऐसे करते करते उसका कुहनी के साथ उसका कंधा भी जब कट गया तो उसका एक मित्र उससे मिलने आया जो उस उम्र में उससे बड़ा था। उसने पूछा कि अच्छा हमको ये बताओ कि क्या आपने किसी का दिल तो नहीं दुखाया है? सोच कर आप अपने आप में चिंतन करिए कि क्या आपके बात से, व्यवहार से किसी को पीड़ा तो नहीं हुई है, किसी का हक तो आपने नहीं मार दिया। वो व्यक्ति बहुत देर तक सोचता रहा, फिर उसे याद आया कि मुझे ये चोट कैसे लगी थी। तब उसने बताया कि हाँ, मैंने एक व्यक्ति, वृद्ध आदमी बैठा था, मैंने उसकी मछली छीन ली थी। उसने कहा उसको खोजो, उससे माफ़ी मांगो। अब उसे पछतावा होने लगा, कई बार नदी के किनारे जाकर बैठता था। एक दिन वो वृद्ध आदमी दिख गया तो उसने जाकर बस यह पूछा कि मुझको केवल इतना आप बता दीजिए कि आपने ऐसा क्या कर दिया कि मेरी उंगली, कलाई, कुहनी, अंत में हाथ भी पूरा कट गया। तो उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया था, आप तो मेरी मछली छीन कर चलते बने। मुझे जो उस समय पीड़ा हुई, मैंने सिर्फ ऊपर वाले की ओर देखकर कहा कि इस इंसान ने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, हे मालिक इसे अपनी ताकत दिखा देना, और उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया है। तो हमारा कर्म लौटकर हमारे ही पास आता है, क्योंकि नियंत्रणकर्ता ऊपर बैठा है, एक नियंता ऊपर बैठा है। हम एक दूसरे की आँख में धूल झोंक सकते हैं, लेकिन कभी भी ऊपर बैठे हुए उस नियंता की आँख में धूल नहीं झोंक सकते, क्योंकि ये नियम है कि हम कोई चीज़ ऊपर उछालते हैं तो वो पुनः हमारे ही पास आती है। तो हम धूल अगर ऊपर वाले को झोंकने की कोशिश करेंगे तो हमारी ही आँख में वो आकर पुनः पड़ेगा और हमको दिखाई देना बंद हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब, अभी मैंने कहा ये संकल्पित होने का दिन है। अपने अपने पद के उत्तरदायित्वों के लिए संस्था के विकास में अगर सोचने का दिन कोई है तो आज से बेहतर कोई दिन नहीं हो सकता। आप लोगों को पुनः अपने संकल्प के लिए, अपने उत्तरदायित्वों के लिए एक बार चिंतन मंथन करना होगा, क्योंकि उसके बगैर सब कुछ बेकार हो जाता है। जब संस्था जिसने मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ दिया, रोजी रोटी दी, अगर हम उस संस्था के प्रति जिम्मेदार नहीं हैं तो हमारे होने न होने का कोई मतलब नहीं रह जाता। ऐसा नहीं है कि आप, हमारे एम्प्लॉय जितने भी हैं, जितने सहयोगी हैं, किसी के अंदर क्षमता का अभाव है। असीमित क्षमता है, प्रतिभा की कमी नहीं है।
ज्ञान और अनुभव का अपार भंडार आपके अंदर अनंत भंडार समाहित है, लेकिन उस ज्ञान और अनुभव के भंडार का क्या फ़ायदा जब सामाजिक सरोकार के लिए उसका उपयोग ही न हो। मुझे सब कुछ आता है, मैं कक्षा में ही नहीं जाऊंगी तो फिर मेरे ज्ञान का क्या मतलब रह गया। अगर हम हमारे सामने देश के युवा कर्णधार बैठे हैं, बच्चे हमारे, अगर इनको सही दिशा हम नहीं दे पाए तो फिर मेरे ज्ञान और अनुभव का क्या फ़ायदा। यही स्थिति मैं आपसे चाहती हूँ कि आप लोग अपने मन में सोचिए, चिंतन मंथन कीजिए कि अगर हमारा सहयोग हमारी संस्था के विकास में नहीं है तो मेरे होने न होने से क्या मतलब है, उसका संस्था के हित में क्या फ़ायदा हो रहा है। एक छोटी सी कहानी आपको फिर बताऊंगी। एक गुरुजी ने अपने जब दीक्षा दे लिया शिष्यों को तो उन्होंने अपने से 2 शिष्यों को जो सबसे अच्छे बच्चे थे उनको बुलाया, एक एक मुट्ठी अनाज दिया और कहा कि मैं 2 साल के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, आप लोग इसको पूरी तरह से संजो कर रखिएगा और आप इसके साथ क्या करते हैं वो आप जानिए, आपका काम जाने, मैं जब लौटूंगा तो मुझे ये चाहिए। पहला जो शिष्य था बहुत सम्मान करता था गुरुजी का और दूसरा उतना ही आदर करता था। 2 साल बीत गया, गुरुजी लौट कर आए, उन्होंने आते ही पहले शिष्य को बुलाया, बच्चा तुमने क्या किया, मेरे अनाज का ले आओ। तो उसने उस अनाज को दिखाया, बंद डिब्बे में उसने अनाज को रख के प्रतिदिन उसने बताया कि गुरुजी मैं प्रतिदिन आपकी फ़ोटो के सामने रख के इस अनाज को अगरबत्ती दिखाता था, आपकी भी पूजा करता था, इसकी भी पूजा करता था। और जब गुरुजी ने डिब्बा खोला तो अनाज खराब हो गया था। 2 साल तक बंद पड़े पड़े अनाज खराब हो गया था। लेकिन जब दूसरे शिष्य से उन्होंने पूछा कि तुमने अनाज का क्या किया, जो खाली हाथ खड़ा था, उसने कहा गुरुजी आपको मेरे साथ कुटिया के पीछे तक आना होगा। और कुटिया के पीछे तक गुरुजी को ले जाकर कई बोरी अनाज पड़ा हुआ था, उसने दिखाया गुरुजी आपने जो मुट्ठी भर अनाज मुझको दिया मैं उसको लेकर अपने गांव चला गया, क्योंकि आपने 2 वर्ष का टाइम दिया था। तो गांव जाकर मैंने अपने पिताजी से थोड़ी सी ज़मीन मांगी और मुट्ठी भर अनाज उसमें बो दिया और उसके बाद उससे कई गुना जब अनाज मुझको मिला तो एक बड़े खेत में मैंने उसका बीजारोपण कर दिया और आज इतने बोरे में वो अनाज कई गुना होकर मिला, जो मैंने आश्रम के हितार्थ लोगों के उपयोग के लिए मैंने यहाँ दान दे दिया है, जो आपके सामने रखा हुआ है। तो आज पहला शिष्य भी गुरु के प्रति समर्पित था, दूसरा शिष्य भी गुरु के प्रति समर्पित है, लेकिन आज आवश्यकता सिर्फ समर्पण कहने की नहीं है, आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए अपनी संस्था को विकास के पथ पर कैसे आगे ले जाया जाए। आज केवल राजा की जय करने की जरूरत नहीं है, राजा की सोच से भी 2 कदम आगे निकलकर अगर आप लोग सहयोग करते हैं, संस्था के हित में सोचते हैं, तो निश्चित रूप से सिर्फ आपका ही विकास नहीं होगा, आपका भी विकास होगा, संस्था का भी विकास होगा और राष्ट्र के हित में, राष्ट्र के उन्नयन में आंशिक ही सही आपका योगदान सुनिश्चित हो जाएगा। इसलिए एक बार पुनः आपसे निवेदन करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने कार्यों पर, अपने अपने उत्तरदायित्वों पर एक बार पुनः चिंतन मंथन करिए, ताकि आपका जो योगदान है, जब आपका योगदान आपके संस्था के लिए होगा तो निश्चित रूप से जब संस्था पुष्पित पल्लवित होगी, राष्ट्र विकास करेगा, तो आपका परिवार अपने आप विकास और करेगा और पुष्पित पल्लवित होता रहेगा। मेरे सामने मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है कि पिछले 2 साल से मैं देख रही हूँ महाविद्यालय में अनुशासन का माहौल बदला है, पठन पाठन का माहौल बदला है, सब लोग अपने अपने उत्तरदायित्व के प्रति सोचना शुरू कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, लोग अपना अपना उत्तरदायित्व निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन कमी हमारे बच्चों की तरफ से भी है। जब से नीति लागू हुआ, जागरूकता का अभाव है आपके अंदर, आप लोग कोशिश ही नहीं करते हैं, न तो जानने की न सीखने की। किसी बच्चे का रिटन एग्ज़ाम छूट जा रहा है, किसी बच्चे का प्रैक्टिकल छूट जा रहा है, कोई बच्चा कैरी फॉरवर्ड में है उसका भी परीक्षा छूट जा रहा है। तो कुछ ऐसे अनछुए पहलू हैं एनईपी के, जो आप लोग जिस पर ध्यान ही नहीं, कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि उसको जानें, उसको समझें, उसका लाभ लें, क्योंकि सीखने की ललक का अभाव है आपके अंदर। इतना ही नहीं, शिक्षक हमारा कक्षा में जाता है तो वहाँ संख्या लगभग 30% होती है, लेकिन जब स्कॉलरशिप की बात होती है तो 100% उपस्थिति हो जाती है। मुझे पीड़ा इस बात की है, क्लासरूम में भी 100% उपस्थिति होनी चाहिए, और तभी जाकर जब आप उपस्थित होंगे
तो ये जहाँ जो विद्वत समूह बैठा हुआ है, ये विद्वत समूह आपके साथ जुड़ेगा तो उनका लाभ आपको मिलेगा और आपका लाभ पूरे राष्ट्र को मिलेगा। तो राष्ट्रीय उन्नयन अवश्य होगा, क्योंकि जब युवा चलेगा तो राष्ट्र दौड़ेगा। लेकिन जब आप अपना योगदान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आपका भी उत्तरदायित्व है कि आप कक्षाओं में उपस्थिति करें, अपने शिक्षक का सम्मान करें और सदैव सीखने की ललक आपके भीतर जागृत हो। असेंबली में भी आप लोग गायब रहते हैं, कोई कार्यक्रम होता है तो क्वेश्चन पुटअप करने में आप लोग घबराने लगते हैं, अकेले में 20 प्रश्न पूछेंगे। पूरे साल आप लोग परेशान रहते हैं लेकिन जानने की कोशिश नहीं करते हैं। टेब्यूल सिस्टम कहीं है ही नहीं, लेकिन शिक्षा जगत में आप लोगों ने जो शॉर्टकट घुसा दिया ये बहुत गलत है और निश्चित रूप से इसका दुखद परिणाम आपको आने वाले समय में मिलेगा। अगर अभी भी आपने चिंतन मंथन करना शुरू कर दिया तो इसका सुखद परिणाम आपको आने वाले समय में मिलेगा। एक छोटा सा एक व्यक्ति की आत्मकथा मैंने पढ़ी है जो मुझको बहुत अंदर तक झकझोर के जाती है, सिखा के जाती है, वो मैं आप लोगों से बताते हुए अपनी बात को ख़त्म करूँगी। एक बहुत ही सफल बिजनेसमैन था, उसने अपनी आप बीती ऐसे ही ऑडिटोरियम में खड़े होकर सुनाई थी, जिसको एक बार पेपर में निकला, मैंने पढ़ा था। उसने बताया कि मैं भी 24-25 साल का युवा एकदम सफल व्यक्ति था, बढ़िया कारोबार मेरा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे काम बढ़िया चल रहा था तो थोड़ी सी लापरवाही आई और मैं अपने बारे में मुझे लगा कि मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, मैं तो जो चाहूँगा वो कर लूँगा। धीरे धीरे वो काम के प्रति उदासीन हुआ, लापरवाही हुई। उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, काम भी खराब हो गया, दुकान बंद हो गई, उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के चली गई। उसके घर में जब वो जाता था तो माँ बाप भी परेशान रहते थे, क्योंकि जीविकोपार्जन का जो साधन था वो समाप्त हो गया था। तो माँ बाप भी बोलने लगते थे, उसको समझाने लगते थे तो उसे खराब लगता था। उसने एक दिन मन में ठान लिया कि आज निकल कर जाऊँगा, कभी वापस ही नहीं आऊँगा, क्योंकि ये यहाँ भी सुनना है वहाँ भी सुनना है, इससे बेहतर है जो बाहर होगा देखा जाएगा। घर छोड़कर वो निकल गया। रास्ते में जा रहा था, जाते जाते धुंधलका हो गया। एक घर के बाहर उसने देखा एक व्यक्ति छीनी हथौड़ी से कुछ ठोक रहा है। तो उसने कई बार उसके पास खड़े होकर कई बार उससे निवेदन किया, मुझको रात में रुकने की जगह महोदय आप दे देंगे। जब वो कई बार बोला तो वो व्यक्ति पलट कर उसकी ओर देखा और उसने बोला कि आप देख नहीं रहे, मैं स्वयं चोरी कर रहा हूँ, मैं यहाँ सेध लगा रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं आपको मैं शरण दे सकता हूँ तो आप मेरे घर चलिए। एक छोटा सा कमरा था, चोर उसको लेकर उस व्यक्ति को गया, उसने कमरे में रखा। लगभग 1 सप्ताह की रसद सामग्री वो चुरा कर कहीं से भी ले आया था और उसमें रखा हुआ था। तो वो आदमी वहाँ रहने लगा। प्रतिदिन वह चोर जाता था और प्रतिदिन खाली हाथ लौटकर जब आता था तो वो व्यक्ति उससे पूछता था क्या हुआ, आज भी कुछ नहीं मिला। तब वो चोर जवाब देता था, इसके उत्तर पर ध्यान दीजिए कि चोर जवाब देता था, मैं प्रयास जारी रखूँगा, ईश्वर है, जब मेरे भाग्य का होगा तो मेरे प्रयास के कारण उसको प्रतिफल मिलेगा ही मिलेगा। 1 सप्ताह बाद जब रसद सामग्री समाप्त हो गई तो उस व्यक्ति ने उस चोर से क्षमा मांगा, कहा अब आप खुद भी परेशान हो गए हैं, आपका प्रयास आप जारी रखिए, लेकिन मैं आगे निकलना चाहता हूँ, मैं भी कुछ प्रयास करना चाहता हूँ। ऐसा बोलकर वो निकल गया। वो व्यक्ति थोड़ा आगे गया, दोपहर एकदम चढ़ आई थी, धूप तेज हो गई थी, बहुत प्यास लगी उसको। तो उसे समझ में नहीं आया कि पानी के लिए कहाँ जाऊँ, दूर दूर तक जंगल दिखाई दे रहा था। तभी सामने से कुत्ता हाँफते हुए आया। उसने देखा उस कुत्ता बार बार जीभ अपना बाहर करके हाँफ रहा है, तो उसको लगा कि कुत्ता भी प्यासा है। देखता हूँ कुत्ता किधर जाता है, ये निश्चित है कि पानी की खोज में जाएगा। वो आदमी कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगा। कुत्ता पगडंडियों के बीच से चलता हुआ धीरे धीरे निकलकर कुछ आगे जब गया तो वहाँ एक नदी दिखाई दी। वो आदमी पेड़ की ओट में खड़ा हो गया कि कुत्ता पानी पीकर हट जाएगा, उसके बाद में जाऊँगा। वो कुत्ता दूर से ही कई बार आगे तक जाता था, लेकिन जैसे ही पानी के नज़दीक आता था फिर पीछे वापस चला आता था। वो परेशान हो गया। उस व्यक्ति ने दिमाग में उसके ये बात आई कि बार बार ये कुत्ता पानी तक जा रहा, फिर वहाँ से वापस चला आ रहा है। तीसरी बार कुत्ते ने वहाँ तक जाने के बाद पानी में छलांग लगा दिया। तब उस व्यक्ति के दिमाग में आया कि कुत्ता अपने ही परछाई को देखकर डर रहा था कि कोई दूसरा जानवर पानी में है, इसलिए वो डर के मारे पीछे हो जाता था। जब उसको प्यास ने इतना परेशान कर दिया कि कोई ऑप्शन नहीं बचा तो पानी में आक्रमण करने के लिए वो
कूद गया और अपनी प्यास बुझाई और पानी से बाहर निकल कर चला गया। तो दो सीख उस व्यक्ति को मिली। पहला, चोर ने सिखाया कि सतत प्रयास करते रहना चाहिए। दूसरा, इस कुत्ते ने सिखाया, कुत्ते से उसने सीखा कि कभी भी डर के जीवन नहीं जीना चाहिए, हमेशा आप चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहिए, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। फिर वहाँ से पानी पीकर वो आदमी निकला। अंत में जाते जाते एक धुंधलका होने लगा। एक गांव के बाहर एक छोटा सा बच्चा, 10 साल का बच्चा, मोमबत्ती जला के लेके मंदिर सामने था, उसी तरफ जा रहा था। अब पानी पी लिया था तो दिमाग में थोड़ी सी फिर बात आई कि अब इससे भी कुछ पूछ लेते हैं। उन्होंने पास जाकर बच्चे से पूछा, बच्चे तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, देख नहीं रहे हैं कि मैं मंदिर में दीपक जलाने जा रहा हूँ, मोमबत्ती। तो जब उन्होंने बच्चे ने ऐसे बोला तो उन्होंने पूछा, मुझे तुमसे एक प्रश्न करना है। बच्चे ने कहा, पूछिए। तब उस व्यक्ति ने कहा कि ये मोमबत्ती में रोशनी कहाँ से आ गई, बच्चे हमको बता दो। उसने दाहिने बाएं कुछ नहीं देखा, एकदम इधर उधर देखने के बाद उसने तुरंत मोमबत्ती बुझाई। पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो उस व्यक्ति को तो लगा मैं बड़ा हूँ, मैं जो पूछेगा तुरंत बता लूँगा। उसने कहा, पूछो। तो बच्चे ने पूछा, अब आप मुझको बताओ कि ये रोशनी कहाँ चली गई। तो वो व्यक्ति एकदम निरुत्तर हो गया। और तब उसको तीसरी शिक्षा मिली कि कोई भी व्यक्ति स्वयं में सर्वज्ञ नहीं होता है। एक नन्हे से बच्चे ने ये सिखा दिया कि रोशनी जहाँ से आई थी रोशनी वहीं से चली भी गई और वहीं से पुनः आ भी सकती है। इसका मतलब प्रकाश की किरण को खोजना ही पड़ता है। मेरे कहने का मतलब आपसे सिर्फ इतना है कि आप छात्र हैं, देश के भविष्य हैं, युवा हैं, आपके अंदर ऊर्जा है, क्षमता है, उसको आप सकारात्मक सोच के साथ प्रयास करिए। जीवन तभी सफल होगा जब आप प्रयास करते हुए हर्डल्स को पार करने की कोशिश करेंगे और हर परिस्थिति में अपने आप को सामंजस्य बिठाते हुए सीखने की कोशिश करेंगे। और मैं सर्वज्ञ हूँ ये दिमाग से निकालकर नन्हे बच्चे से भी सीखने को मिल सकता है, जानवरों से भी सीखने को मिल सकता है, एक चोर भी शिक्षा दे सकता है। यदि आप इसका अनुपालन करते हुए अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो सिर्फ आपका ही विकास नहीं होगा, ये संस्था का विकास होगा। और जब संस्था का विकास होगा तो राष्ट्र का विकास होगा और हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी खुशी मिलेगी। इसलिए एक बार पुनः मेरा अनुरोध कि आप सभी लोग अपने अपने उत्तरदायित्व, जो आपका उत्तरदायित्व है पठन पाठन का, उसको छोड़कर बाकी सब लोग सारा काम आप लोग कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं आप लोग। तो पठन पाठन पर ध्यान दीजिए। 2 पंक्तियाँ आपके लिए कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी कि चिंतन मंथन से पथ मिलता, त्रुटियों के परिहार का, कर्मवीर को कहाँ किसी डर, कर्मवीर को डर नहीं है कभी किसी प्रतिकार का, कभी जीत या हार का, कभी जीत या हार का। एक बार पुनः यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित लोगों को एक बार गणतंत्र दिवस की पुनः बधाई, शुभकामना। और आप लोग एकदम कर्मवीर और कर्म योद्धा बनिए, ऐसी भविष्य की ढेर सारी शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यही पानी पी लो। धन्यवाद मैडम, से भी ऐसे ही उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। आप सभी लोग यहीं पर बैठे रहें। जो सूक्ष्म जलपान है आपको यहीं पर वितरित किया जाएगा, बैठे रहें।